प्रोनाउंसिएशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है उसकी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं चैप्टर नंबर 3 का, जो उसमें आप लोगों का कुछ टॉप 10 मतलब 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि ये सब प्रश्न पढ़ चुके हैं, घटते सीमांत उपयोगिता नियम का लागू होने के शर्त ये सब। ठीक है, यानी 10 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं आसानी से। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 है जो उपभोक्ता संतुलन, उसके 11 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, और 6-7 क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 के। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि 11वां प्रश्न है कि उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र, इंग्लिश में कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस यानी आई और कर्व यानी सी, इसलिए IC क्या है। ठीक है, तो उदासीनता वक्र एक तरह का कर्व होता है। ठीक है, एक तरह का कर्व होता है। ठीक है, देखिए ग्राफ से समझते हैं कि उदासीनता वक्र क्या होता है। जैसे दो वस्तुओं के बीच कर्व बनाता है। जैसे दो वस्तु लिए, इधर वस्तु x है, इधर वस्तु y है। जैसे वस्तु x की मान लेते हैं यहाँ पर एक इकाई ले रहे हैं, 2 इकाई ले रहे हैं, फिर 3 इकाई, फिर 4 इकाई, फिर 5 इकाई, 6 इकाई, फिर 7 इकाई। उसी तरह वस्तु y की यहाँ पर 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई। और जो उदासीनता वक्र यहाँ पर बनाता है, जो इस तरह का अनादिमान वक्र भी कह सकते हैं इसको, IC, ये वक्र इस तरह का होता है। और ये वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता द्वारा जो भी वस्तु खरीदी जाती है, प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि देते हैं और अधिकतम संतुष्टि देते हैं। जिसे देखेंगे कि ए बिंदु, तो ए बिंदु में देखिए एक्स वस्तु के 1 और वाई वस्तु के 7, 1 + 7 = 8। उसी तरह बी बिंदु पर देखिए एक्स वस्तु की 2 इकाई और वाई वस्तु की 6 इकाई, यानी 2 + 6 8 इकाई। उसी तरह सी बिंदु में देखिए एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 5 इकाई, 3 + 5 8। उसी तरह डी बिंदु पर देखिए एक्स वस्तु की 4 इकाई और वाई वस्तु की 4 इकाई, यानी 4 + 4 = 8। तो क्या देखिए सभी बिंदु पर समान संतुष्टि आ रहा है, 8 8 8 8 आ रहा है। यानी इसी को कहेंगे क्या कहेंगे, उदासीनता वक्र, यानी इंडिफरेंस कर्व, अनादिमान वक्र। तो अनादिमान वक्र या तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र क्या है? यह दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ होता है जो उपभोक्ता के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि देते हैं। जैसे देखें ना, यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि दे रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर 8 8 दे रहा था। तो इसी को कहेंगे उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र या अनादिमान वक्र, और इंग्लिश में कहेंगे तो इंडिफरेंस कर्व यानी IC। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है कि उदासीनता मानचित्र क्या है। तो उदासीनता मानचित्र वही है कि एक ग्राफ में बहुत सारे अनादिमान वक्र को दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर दर्शाया, यहाँ पर IC1, IC2, IC3, IC4, इसी को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। एक उपभोक्ता की संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को दर्शाने वाले उदासीनता वक्रों का समूह उदासीनता मानचित्र कहलाता है। ठीक है, ये है उदासीनता मानचित्र। तो यहाँ पर उदासीनता मानचित्र जैसे IC1 है, IC2 है, IC3 और IC4 है। तो किसमें ज़्यादा यहाँ पर संतुष्टि होगा उपभोग? तो सबसे ज़्यादा ऊपर वाला में ज़्यादा संतुष्टि होगा, यानी ऊपर वाला क्या है, IC4, यानी IC4 में सबसे ज़्यादा संतुष्टि होगी। फिर उसके बाद IC3 में संतुष्टि होगी। फिर उसके नीचे क्या है, IC2 है, यहाँ पर देखिए IC2 में संतुष्टि होगी। फिर उसके बाद IC1 में संतुष्टि होगी, यानी सबसे ज़्यादा संतुष्टि होगी IC4 में। ठीक है, ये हुआ उदासीनता मानचित्र। यहाँ पर है अब उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं क्या है। यानी मान्यता यानी कुछ चीज़ें हमें मान के चलना पड़ता है। जैसे एक नंबर मान्यता है कि उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार, यानी उपभोक्ता क्या एक विवेकपूर्ण व्यवहार करता है। यानी उपभोक्ता हमेशा अधिक वस्तु वही अनादिमान चुनता है जिससे उससे अधिक संतुष्टि प्राप्त होगा। जैसे इस वाला कर्व से उसको क्या अधिक संतुष्टि प्राप्त होगा, तो वही चुनता है, विवेकपूर्ण व्यवहार है। 2 नंबर है क्रमवाचक दृष्टिकोण। देखिए जो हमें संतुष्टि प्राप्त होता है उसको हम क्रम दे सकते हैं। यानी क्रम यानी जो हिक्स ने दिया था, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने दिया, हिक्स ने। यानी कि
पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह का हम लोग इसको क्रम दे सकते हैं। इसको गिन नहीं सकते कि 1 2 3 4 उस तरह का गिन नहीं सकते, क्रम दे सकते हैं। उसके बाद है 3 नंबर को उपभोक्ता का संगत व्यवहार। उपभोक्ता का संगत व्यवहार क्या है? जैसे मान लेते कि 3 वस्तु है, ठीक है, मान लेते 3 वस्तु है, ए वस्तु, बी वस्तु और सी वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह लिखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर ए वस्तु है, यहाँ पर बी वस्तु है और यहाँ पर सी वस्तु है, ठीक है। तो अगर ए वस्तु बी वस्तु से ज़्यादा अच्छा है और बी वस्तु सी वस्तु से ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए वस्तु सी वस्तु से अच्छा ही होगा। तो इसी को कहेंगे उपभोक्ता का संगत व्यवहार। उसके बाद है कि घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। उदासीनता वक्र में क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई जाता है। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे इसके बाद कुछ आगे। उसके बाद कि वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आदत, रुचि एवं आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। मतलब किसी तरह का परिवर्तन उसके आय में, रुचि में नहीं होना चाहिए। अगर आय में परिवर्तन होगा तो उदासीनता वक्र की मतलब यहाँ पर इस तरह का माइनस जो संतुष्टि प्राप्त होती है यहाँ पर नहीं होगी। अगला है यहाँ पर 14 नंबर जो कि इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि उदासीनता वक्र की विशेषताएं क्या है। जो कि यहाँ पर विशेषताएं है, जो 6-7 से विशेषताएं दिया हुआ है, इसी विशेषताओं का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। जैसा कि 1 नंबर है कि उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। देखिए जो उदासीनता वक्र अभी हम लोग समझे इस तरह का होता है ना, इस तरह का होता है उदासीनता वक्र। तो देखिए इधर क्या बोलते हैं? बाएं, और इधर क्या बोलते हैं? दाएं। यानी उदासीनता वक्र क्या होता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, यानी ऋणात्मक होता है, यानी घटता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि उदासीनता वक्र कैसी होती है, तो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। उसके बाद ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्टि स्तर का बताते हैं। जैसे उदासीनता वक्र हम लोग बहुत तरह का देखे अभी, जैसे IC1, यहाँ पर फिर IC2, इस तरह का देखिए ना। तो ऊंचे वाला जो इसमें जो ऊंचे में है उसमें अधिक संतुष्टि प्राप्त होगा, ठीक है, यानी ऊंचा वाला में। उसके बाद है 3 नंबर कि एक ही उपभोक्ता के 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। जैसे उदासीन एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर 2 उदासीनता वक्र है। जैसे मान लेते हैं एक उदासीनता वक्र IC1 है और एक उदासीनता वक्र IC2 है। तो ये एक दूसरे जैसे यहाँ पर काट रहा है, मान लेते हैं ए बिंदु पर यहाँ पर काट रहा है, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये वाला रेखा जो IC1 वाला है ये सबसे आगे है और ये जो IC2 वाला है नीचे है, तो इसमें ज़्यादा संतुष्टि देगा, इसमें IC2 में कम संतुष्टि देगा। अगर एक ही बिंदु पर काट देगा तो इसमें तो यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा कि किसमें ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है, इसीलिए उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटता है। उसके बाद है 4 नंबर कि उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। जैसे उदासीनता वक्र हम लोग कैसे लेते हैं? इस तरह का लेता है, ठीक है, ये सही तरीका है। और उदासीनता वक्र का हम लोग इस तरह का, जैसे यहाँ पर एक्स अक्ष, यहाँ पर जैसे ए बिंदु है वाई अक्ष में और एक्स अक्ष में जैसे हम बी बिंदु लिए, तो ये अक्ष क्या रहा है? यहाँ पर टच कर रहा है, छू रहा है, तो ये गलत है। तो उदासीनता वक्र एक दूसरे को मतलब अक्ष को नहीं छूता है, ठीक है। उसके बाद उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत दर उत्तल होती है। जैसे कि उदासीनता वक्र इस तरह का होता है, इस तरह का, यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0, ठीक है। तो मूल बिंदु की और क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है? उत्तल है, ठीक है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है। और उत्पादन संभावना वक्र हम लोग जो पढ़े थे वो क्या होता है? मूल बिंदु की ओर अवतल होती है। देखिए यहाँ पर इस तरह का शेप होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होती है और उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है, ठीक है। उसके बाद है उदासीनता वक्र का समांतर होना आवश्यक नहीं है। जो कि हम लोग उदासीनता वक्र इस तरह का लेते ही है, तो ये आवश्यक नहीं है कि यह समांतर ही होना चाहिए। समांतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये इसमें कुछ ही नहीं है। लेकिन अगर पूर्ण स्थापन वस्तु है, पूर्ण स्थापन वस्तु जैसे चाय कॉफ़ी हो गया, तो इसमें अगर उदासीनता वक्र समांतर होती है। इसके बाद 7 नंबर विशेषता की उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकती है, ठीक है। ये थे उदासीनता वक्र की विशेषताएं। अब आगे देखिए सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल रिटर्न टू स्केल, ठीक है, मार्जिनल रिटर्न टू स्केल, इसीलिए MRS भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख ग्राफ से सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर परिभाषा में आते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर, ठीक है। सीमांत प्रतिस्थापन दर जैसे एक ग्राफ लिए, यहाँ पर एक्स अक्ष, यहाँ पर वाई अक्ष, एक्स अक्ष में वस्तु एक्स लिए और वाई अक्ष में वस्तु वाई लिए, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर जब वस्तु y की जब पहले y2
मतलब ले रहे थे इकाई, और वस्तु x की कितनी इकाई ले रहे थे, x1, जैसे ए बिंदु पर देखिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग y2 की मात्रा को घटाकर y1 आए, उसी तरह x1 की मात्रा बढ़ के x2 आ गई है। देखिए यहाँ पर इस तरफ x2 आ गया। तो क्या हो रहा है कि एक वस्तु की इकाई को घटाने के बाद दूसरी वस्तु की इकाई प्राप्त हो रही है। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि एक वस्तु की इकाई को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे वस्तु की इकाई को घटानी पड़ती है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसका सूत्र भी होता है मार्जिनल रिटर्न टू स्कूल XY। यहाँ पर क्या होता है, क्या घट रहा है, डेल्टा वाई घट रहा है, ठीक है। ये स्थिति घट रहा है, इसलिए माइनस डेल्टा वाई डिवाइड ये प्राप्त हो रही है, इसलिए डिवाइड डेल्टा एक्स। ये हुआ सीमांत प्रतिस्थापन दर। मतलब एक इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी इकाई को हमें त्यागना पड़ता है। कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी इकाई को छोड़ता है या त्याग करता है, उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, ठीक है। ये हुआ सीमांत प्रतिस्थापन दर। और देखिए सीमांत प्रतिस्थापन दर हमेशा ऋणात्मक होता है। जैसे देखिए यहाँ पर माइनस लिखे ना, माइनस डेल्टा वाई बटन डेल्टा एक्स, यानी हमेशा ऋणात्मक होता है। और जो सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है वो तटस्थ वक्र की ढाल को बताती है, ठीक है। अब देखेंगे बजट रेखा। बजट रेखा या कीमत रेखा क्या है, तो देखिए बजट रेखा ये क्या है। बजट रेखा ये है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 60 कमीज खरीदने के लिए ले गए मतलब दुकान में, और मान लेते हैं कि मेरे पास 1000 रुपये है, ठीक है। 1000 रुपये है और हम लोग कमीज खरीदने के लिए गए, तो हमारी बजट कितना हुई, हमारे बजट है 1000 रुपये। तो 1000 मूल्य तक अगर कमीज मिलेगा, या 1000 मूल्य तक, यानी 1000 मूल्य से कम होगा तो पर भी चलेगा, लेकिन 1000 मूल्य से ज़्यादा हो जाएगा तो तब हम उस कमीज को नहीं खरीद सकते। तो मेरा बजट कितना है, 1000 रुपये तक। अगर 1000 रुपये से कम होगा, अगर 900 रुपये या 800 रुपये या 550 रुपये तक हो जाए, तब तो पर भी उसको हम लोग खरीद सकते हैं। यानी अंतिम बजट में मेरा कितना है, 1000 रुपये, ठीक है। इसी को कहेंगे बजट रेखा, जैसा कि आप ग्राफ से दिखाए गए है। उसके बाद समझते परिभाषा, जिसे इधर लिए एक्स अक्ष, इधर लिए वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष में वस्तु एक्स लिए और वाई अक्ष में वस्तु वाई लिए, तो दोनों वस्तु के बीच में देखिए एक रेखा बना रहा है, ठीक है। मान लेते इसको नाम देते हैं यहाँ पर ए, इसको नाम दे देते बी। तो ए बी एक क्या है, यहाँ पर बजट रेखा है, ठीक है। मतलब इतना बजट रेखा में होगा तभी हम लोग उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्थिति है, जैसे बिंदु ए, यहाँ पर देखिए बिंदु ए क्या है, अप्राप्य संयोग। मतलब इस बजट रेखा के बाहर, जैसे अभी समझे ना कि 1000 रुपये का कमीज, अगर इस कमीज का मूल्य 1200 रुपया हो जाएगा, ठीक है, तो उस कमीज का हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि मेरा बजट रेखा से बाहर चला जाएगा। इसलिए इसको कहेंगे अप्राप्य संयोग, ठीक है। और अगर कोई बिंदु, जैसे यहाँ पर बिंदु बी है, प्राप्य संयोग, यानी बजट रेखा के अंदर, जिससे मेरा बजट रेखा कितना है, 1000 रुपये, और मान लेते हैं कि कमीज का मूल्य 800 रुपया, तो मेरा बजट रेखा के अंदर है, इसलिए इसको कहेंगे प्राप्य संयोग। इसलिए बजट रेखा के अंदर वाला भाग को कहा जाता है प्राप्य संयोग, और बजट रेखा के बाहर वाला जो कि बिंदु ए में है, इसको कहा जाता है अप्राप्य संयोग, ठीक है। अब देख लेते परिभाषा बजट रेखा का। बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहा जाता है। तो बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय तथा वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकती है। यानी उपभोक्ता के पास जितनी आय है तथा वस्तु की जितना कीमत है के साथ वो वस्तु को खरीद सकता है, उसी को कहेंगे बजट रेखा या कीमत रेखा, ठीक है। अब आते हैं कि बजट रेखा समीकरण। बजट रेखा समीकरण क्या है, तो बजट रेखा समीकरण वही है, बजट रेखा का ही एक प्रकार है। जैसे अगर बजट रेखा समीकरण क्या है कि उस वस्तु के मतलब जितना मेरे पास आय है, यानी मेरा जितना मेरे पास मूल्य है, उतना मूल्य के बराबर या उस मूल्य के कम के बराबर अगर किसी वस्तु का मूल्य है तो हम उस वस्तु को खरीद सकते हैं, उसी को कहा जाता है बजट समीकरण। तो बजट समीकरण यह दर्शाता है कि दी गई आय तथा कीमतों में उपभोक्ता तब तक किसी भी संयोग को चुन सकता है जब तक इसकी कीमत उसकी आय से कम अथवा बराबर है। जैसे कि यहाँ पर समीकरण के द्वारा भी दर्शाए गए है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई बराबर एम। यहाँ पर क्या है, जहाँ एम बराबर क्या है, उपभोक्ता की कुल आय। ये क्या है, उपभोक्ता की कुल आय। पी एक्स है एक्स वस्तु की प्रति इकाई कीमत, एक्स है वस्तु एक्स की मात्रा, और वाई पी वाई है वाई वस्तु की प्रति इकाई कीमत, और वाई है वाई वस्तु की मात्रा, ठीक है। ये हुआ बजट समीकरण।
अब उपभोक्ता संतुलन के शर्त कि उपभोक्ता संतुलन के शर्त को लिखिए। तो उपभोक्ता संतुलन हम लोग फर्स्ट वाला मतलब इसके जो पहले वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए थे उसमें देख चुके थे कि उपभोक्ता संतुलन क्या है, कि उपभोक्ता किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो वह उस सीमा तक उपभोग करता है जहाँ वह उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसके लिए दो शर्त है। दो शर्त क्या है इसको ग्राफ में सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद परिभाषा में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ग्राफ लिए, यहाँ पर एक्स अक्ष है, यहाँ पर वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में वस्तु एक्स लिए और वाई अक्ष में वस्तु वाई लिए। तो इसमें पहले शर्त है कि जो बजट रेखा है, देखिए यहाँ पर एक बजट रेखा है और ये क्या है, यहाँ पर तटस्थता वक्र यानी आईसी। पहली शर्त यह है कि बजट रेखा और जो तटस्थता वक्र है वो मतलब यहाँ पर स्पर्श होना चाहिए यानी टच होना चाहिए, यानी जो बजट रेखा है उसको यहाँ पर छुएगा। यहाँ पर नाधिमान वक्र या तटस्थता वक्र है वो इसको टच करेगा। पहली शर्त ये है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टच कर रहा है। दूसरी ये शर्त है कि जो तटस्थता वक्र है यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु की क्या है, तो ये उत्तल होती है। ठीक है, तो ये दो शर्त है। ठीक है, तो और एक स्थिति यहाँ पर क्या बन जाता है कि कीमत रेखा का ढाल यानी बजट रेखा का ढाल बराबर उदासीनता वक्र का ढाल होता है। तो अब आते हैं परिभाषा में। तो उपभोक्ता संतुलन के शर्त, तो उपभोक्ता संतुलन के दो शर्त निम्नलिखित है। उदासीनता वक्र कम कीमत रेखा या बजट रेखा को स्पर्श करे, अभी समझे कि टच करेगा। स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु पर उन्नत दर यानी उत्तल होना चाहिए। ठीक है, तो उपभोक्ता संतुलन के ये दो शर्त थे। तो जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है उपभोक्ता संतुलन के चैप्टर नंबर 3, इसका कंप्लीट सब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे, उसका सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।